नमस्कार, मानी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। डायरेक्ट फंड या रेगुलर फंड कहां निवेश करना आपके लिए रहेगा फायदेमंद। एक तरफ रेगुलर फंड्स जहां एडवाइजर्स की गाइडेंस आपको मिलती है, दूसरी तरफ होते हैं डायरेक्ट फंड जहां कम एक्सपेंस रेशियो का आपको फायदा मिलता है। तो कम एक्सपेंस रेशियो ने ही डायरेक्ट फंड को क्या ज्यादा पॉपुलर बना दिया, क्योंकि 1% एक्सपेंस रेशियो जैसी छोटी दिखने वाली लागत लंबे समय में बड़े कॉर्पस पर असर डालती है। तो डायरेक्ट फंड या फिर रेगुलर फंड कहां निवेश रहेगा समझदारी भरा कदम आपके लिए, ये हम जानेंगे आज के हमारे शो में। इस शो में हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जब लोगों को जो बिल्कुल नए होते हैं उनको अगर आप कोई फंड दिखाइए, कोई फंड के बारे में बताइए कि यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, यूजुअली आप लोगों के साथ अक्सर होता होगा, तो बड़ी मासूमियत से वो पूछते हैं कि इसमें तो मैडम दो तरीके के फंड दिख रहे हैं, एक के आगे डायरेक्ट फंड लगा हुआ है और दूसरा जो फंड है वो देखो यहाँ पे रेगुलर ग्रोथ है, तो मैं कौन सा फिर फंड इसमें से लूँ, ये कैसे मैं समझूँ। तो ये तो एक मासूम लोगों के सवालों का जवाब हो गया कि हम बताएंगे कि डायरेक्ट फंड और जो रेगुलर फंड होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। लेकिन सर, ये पूरा का पूरा जो प्लान है हेमंत सर, डायरेक्ट और रेगुलर का, ये कैसे काम करता है और इसका फर्क बेसिकली होता क्या है? हाँ जी स्मिता, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और जैसा आपने कहा कि कई बार वो काफी मासूमियत से पूछा जाता है और कई बार पूरी समझदारी से पूछा जाता है। देखिए, क्या होता है कि जैसा कि नाम से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। जब हम डायरेक्ट प्लान की बात करते हैं, उसका मतलब ये है कि आप खुद से एज एन इन्वेस्टर डिसीजन लेते हो कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसको मॉनिटर भी आप करते हो और उससे रिलेटेड जो भी सर्विस एस्पेक्ट है या जो भी कुछ करना है वो आप खुद से करते हो। अब क्योंकि आप खुद से करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो लागत है, लागत का डिफरेंस कैसे आता है रेगुलर और इसके बीच में, कि यहाँ पे क्योंकि आपके पास कोई भी एडवाइजर या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आपको उनकी जो कमीशन है, जो फीस है, वो आपको नहीं देनी पड़ती है। तो इसके लिए आपकी जो लागत है वो कम आती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप डायरेक्ट ऑप्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे डिसीजन, यानी खुद को कन्विंस करना, खुद को डिसाइड करना, कौन सा स्कीम, एसेट एलोकेशन, मॉनिटर करना, जो भी करना है वो आपको खुद से करना है। दूसरी तरफ जब हम रेगुलर प्लान की बात करते हैं तो वहां पे आपको या तो कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं या फिर कोई एडवाइजर मिलते हैं जो आपको मदद करते हैं। वो किस तरीके से मदद करते हैं, ये सारी चीजें। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस होता है जो शुरू होता है जिस दिन आप इन्वेस्ट करते हो, खत्म होता है जिस दिन आप अपने गोल्स को अचीव करते हो। और कुछ गोल्स तो ऐसे हैं जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, और रिटायरमेंट के बाद भी जब तक आप अलाइव है तब तक वो आपका गोल चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये इस दौरान जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आपको मदद करते हैं, आपको हैंड होल्डिंग करते हैं कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो उसको कैसे संभालना है, किस तरह के फंड आपके लिए काम करेंगे, वो जो आपके जो फंड्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सर्विस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो आपको वहां से मदद मिलती है। अब क्या होता है कि ये बात तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब आप किसी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज लेते हो तो उनको उनकी फीस देनी पड़ेगी, तो वो म्यूचुअल फंड एज ए कमीशन उनको देता है। इसका मतलब है कि आपकी लागत थोड़ी बढ़ती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में आपकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन हम हमेशा ये एजम्पशन जब करते हैं ना डिफरेंशिएशन का, कि भाई इसमें रिटर्न ज्यादा मिलेगी, इसमें रिटर्न कम मिलेगी, तो हम ये मान के चलते हैं स्मिता कि जो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से आपने किया, आप वही खुद भी करते, यानी वही फंड में होते। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अच्छे फंड में नहीं हो, आपने 1% बचाया, और ये भी मैं बता दूं आपको कि 1% शुरुआत में होता है, जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जाता है फंड का, उसकी जो लागत है वो कम होती है और कमीशन भी कम होता जाता है। तो कॉस्ट में फर्क है, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलता है। कुछ चीजें आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते हो, कुछ चीजें आप क्वांटिफाई कर पाते हो। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कहां जाना है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट को देख सकते हो। बिल्कुल। और आजकल तो डीआईवाई का इतना ज़्यादा चलन बढ़ गया है कि लोग सोचते हैं कि वो खुद ही बहुत अच्छा अपना खुद का जो पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पराशर जी, डायरेक्ट फंड के तो सारी बातें हमने बारीकियां समझी हेमंत जी से, मैं थोड़ा रेगुलर प्लान आपसे समझना चाहूँगी। सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से कि वो थोड़ा महंगा पड़ता है, रेगुलर प्लान की तरफ ना देखना, क्या ये भी समझदारी भरा कदम होता है? जी बिल्कुल। देखिए, मेरे हिसाब से जब आप निवेश करना शुरू करते हैं, अगर आप शुरुआती निवेशक हैं,
तो शायद आप इतनी बारीकियां नहीं समझते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव नहीं समझते हैं, फंड कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, शायद ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो आपके लिए। तो मेरे हिसाब से उस समय आपको रेगुलर फंड या एक अच्छे एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि देखिए, क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलती है, फुटबॉल टीम खेलती है, फिर वहां पे भी एक कोच होता है, वो एक्सपर्ट है खेलने में, लेकिन एक कोच की आवश्यकता हमेशा रहती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत यूट्यूब से आपने समझ लिया तो आप डायनामिकली जो बाजार में चेंजेस होते हैं आप उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर पा रहे हैं। एक बार तो हो सकता है कि आप फंड चुनाव कर ले, बट हर बार पोर्टफोलियो रिव्यू करना या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस चेंज हो रही हैं या मार्केट की उतार चढ़ाव चेंज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी अच्छा सलाहकार अस्मिता जब होता है तो वो स्टार्ट करता है एसेट एलोकेशन से, जो खुद करना बहुत मुश्किल होता है। रिस्क प्रोफाइलिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके के निवेशक हैं, क्या आप एग्रेसिव निवेशक हैं या कंजर्वेटिव हैं। आप है तो कंजर्वेटिव निवेशक और आपने सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स चुन लिए हैं। आपने देखा भी होगा जब मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली आई थी तो काफी निवेशकों ने जो कंजर्वेटिव भी थे या नए निवेशक थे, उन्होंने सारा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गलतियों को भी समझें, सिर्फ कॉस्ट पे ना जाए कि आपने निवेश इसलिए नहीं किया कि आपको लो कॉस्ट पर चीज मिले, आपने निवेश इसलिए किया है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाए। तो इसलिए रेगुलर फंड्स और अच्छे सलाहकार का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको गोल अचीव करने में, जितना कि एक कोच का होता है। और जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि कृष्ण जी ने अर्जुन को पूरी गीता का ज्ञान दे दिया, लेकिन फिर भी जब लड़ाई चल रही थी तो उनको फिर भी कृष्ण जी की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हर पद पे नए एडवाइजर की आवश्यकता होती है कभी कभी, और आप खुद नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि आप इमोशनली बायस होते हैं अपने पैसे को लेके, तो वो डिसीजंस जो है वो खुद नहीं ले पाते। तो एक अच्छा सलाहकार आपको बताता है कि यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे आपको निवेश बढ़ाना है। कोविड का एग्जांपल आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने एसआईपी छोड़ दी थी या डिजिटल फंड्स में बहुत सारा पैसा निवेश करना शुरू कर दिया था, पर कब निकलना है, कब स्टार्ट करना है, तो ये एक अच्छे सलाहकार का और रेगुलर फंड्स में आपको ये इसका लाभ मिलता है। ये बिल्कुल वैसा हो गया कि किताबें तो हैं लेकिन उसको पढ़ना कैसे है ये आपको कोई अच्छा सलाहकार ही आपको बता सकता है, यानी कि आपका गुरु ही आपको बता सकता है। और जाहिर सी बात है आप चाहें तो खुद भी वो किताब अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर डायरेक्ट प्लान की तरह। चलिए, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर हेमंत जी मुझे लगता है जिसकी वजह से डायरेक्ट प्लान काफ़ी पॉपुलर है वो एक्सपेंस रेशियो है, और इस पर बात करनी होगी। और लॉन्ग टर्म में सर क्या ये भले ही छोटा सा एक्सपेंस रेशियो का 1% का ही डिफरेंस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर कॉर्पस पे दिखता है अगर 20 साल का एग्जाम्पल ले तो? देखिए स्मिता, बिल्कुल पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो 1% जो है शायद हो सकता है एक स्टेज पे हो, वो 1% रहता नहीं है। तो ये मानना मेरे हिसाब से गलत होगा कि हम ये मान के चलें कि वो हमेशा 1% का फर्क रहेगा। पर जो भी डिफरेंस होगा, चाहे वो 50 बेसिस पॉइंट हो, चाहे 60 हो या 70 हो, जाहिर सी बात है कि अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उसका कंपाउंडिंग की वजह से फर्क पड़ेगा। सही तरीका इसका देखने का ये नहीं होगा कि मैं एब्सोल्यूट टर्म में देखूं कि भाई वो 5 लाख आ रहा है कि 10 लाख आ रहा है कि 12 लाख आ रहा है, क्योंकि जितना अमाउंट आप एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो उतना अमाउंट आपने बनाया भी होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसको एज ए परसेंटेज देखना होगा कि मैं मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसका कितना परसेंटेज जो है वो मैं एज ए कमीशन या एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, तो सही तरीका होगा वो। और जैसा मैंने कहा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कम होता है डिपेंडिंग ऑन, छोटे फंड में होंगे तो फर्क ज्यादा हो सकता है, और जैसे जैसे मैंने कहा अगर आप अच्छे फंड में है, पॉपुलर फंड में है, तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो डेफिनेटली वहां पे कम होता जाता है। बट इससे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, जैसा मैंने पहले भी कहा स्मिता, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसा डिसीजन, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के थ्रू जाते हैं तो आपको हमेशा वहां से बहुत ही अच्छी सलाह मिलेगी। नहीं, आई थिंक वहां पे भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको अच्छी सलाह मिले। तो आई थिंक वो चुनने से पहले भी थोड़ा सा आपको होमवर्क करने की जरूरत है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो अच्छे से कर रहा है, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरा जो डिफरेंशियल है कॉस्ट में वो इसलिए है क्योंकि अगर मैंने खुद से इन्वेस्ट किया होता तो मैं उसी फंड में करता, वैसे ही मैं बदलाव करता। मैं आपको बताता हूं, बहुत बार निवेशक इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको वो लास्ट मिनट पुश चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम हमेशा बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी की। अब वो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई अपना उसका 10% जो है वो आप अपना स्टेप अप कर दीजिए ताकि आपको बड़ा कॉर्पस मिले। कितने निवेशक हैं जो खुद को कन्विंस कर पाएंगे कि मुझे ये करना है? तो आई थिंक उसके जो इम्प्लीकेशन है फाइनेंशियल, उसको हम इग्नोर करते हैं।
सिर्फ कॉस्ट को देखना मुझे लगता नहीं बिल्कुल सही होगा। और जैसा मैंने कहा कि 1% वो 1% रहता नहीं है, तो सही तरीका है ये देखने का कि यस, कंपाउंडिंग करेंगे 15-20 साल तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये आपको जानना जरूरी है कि क्या आप अपना पोर्टफोलियो वैसे ही बना सकते हैं जो एक एक्सपर्ट आपको बना रहा है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो यकीन मानिए कि नंबर्स में शायद आप 50, 60, 70 बेसिस पॉइंट बचा लें, बट वो जो नुकसान आपका होगा वो आपको दिखेगा नहीं, और वो कहीं ज्यादा हो सकता है जितना आप उससे बचाएंगे। बिल्कुल। अब चलिए, हमने ये डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में सब कुछ समझ ही लिया, तो मुझे एक बात बताइए पराशर जी, किस तरीके के वो निवेशक हैं जिन्हें रेगुलर चुनना चाहिए और कौन है वो जिनको डायरेक्ट चुनना चाहिए, और क्या निवेशकों को ज्यादा पसंद डायरेक्ट आ रहा है? देखिए, जो निवेशक फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं और डिसिप्लिन्ड हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव को देख चुके हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल में डायरेक्ट ऑप्शन अच्छा है। और क्योंकि एमफी ने, सेबी ने ये दोनों ही ऑप्शन रखे हुए हैं कि जिस तरीके का भी निवेशक हो तो वो अपना प्लान चूज कर सकता है। तो अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन हैं, आप जब मार्केट करेक्शन होती है 20%, 15% और आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, तो ये सवाल आपको हमेशा पूछना है कि कोविड में क्या आपने एसआईपी कंटिन्यू करी थी या रोक दी थी। तो अगर इस तरीके का डिसिप्लिन है और बिल्कुल बारीकियां समझते हैं, अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट खुद कर सकते हैं, हर साल एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं, और जैसा अभी हेमंत जी बता रहे थे, अपनी स्टेप अप कर सकते हैं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, तो डायरेक्ट बहुत अच्छा विकल्प है। यहाँ पे आपको लो कॉस्ट और सेम फंड मैनेजर और सेम तरीके के स्टॉक्स में ही आप निवेश कर रहे हैं। वहीं अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स की बारीकियों को नहीं समझते हैं, आप बहुत बिजी हैं, आपके पास समय नहीं है और आप पोर्टफोलियो रिव्यू करने का समय नहीं है, ट्रैक नहीं कर सकते हैं, 15-20 फंड्स ले रखे हैं, तो उनको ट्रैक कौन करेगा? तो ये अगर नहीं कर सकते हैं और इमोशनली आपको नहीं पता कि बाजार में जब गिरावट होती है तो और एसआईपी बढ़ानी है या घटानी है, तो उस तरीके के निवेशक के लिए रेगुलर फंड्स और विद एक अच्छा सलाहकार हो तो वो ज्यादा पर्याप्त रहता है। तो ये दोनों ही चॉइस आपको खुद समझनी पड़ेगी कि क्या आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर पा रहे हैं और उसके बेसिस पे ही फंड्स ले पाते हैं, या ऐसे ही कोई भी एक साल की परफॉर्मेंस देख के फंड चुनाव कर रहे हैं। तो ये जो सवाल है, इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डायरेक्ट जाना चाहिए या रेगुलर जाना चाहिए। बिल्कुल। हेमंत जी, अब मैं थोड़ा सा इसकी लोकप्रियता के लिए इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो एयूएम है डायरेक्ट प्लान का, वो लगभग 33 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। क्या इससे भी बड़ा एयूएम है डायरेक्ट प्लान का? जी स्मिता, देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो डायरेक्ट प्लान के अंदर करीब करीब 39 लाख करोड़ का ईएम है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में कि डू इट योरसेल्फ जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उनका जो 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 इन्वेस्टमेंट है वो है करीब करीब 33 लाख करोड़। उसके अलावा जो पीएमएस और जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के थ्रू आता है वो है करीब 6 लाख करोड़। उसके सामने अगर हम देखें तो जो रेगुलर प्लान है उसमें 34.68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये नंबर्स मेरे हिसाब से मिस नॉर्मल है। ये आपको सही मायने में नहीं बताते कि वाकई में क्या डायरेक्ट प्लान इतने पॉपुलर है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं इसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो डेट फंड्स का है, वो उन फंड्स का है जो कॉरपोरेट्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की अगर हम बात करें, इक्विटी और हाइब्रिड फंड की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो उसका नंबर बड़ा जरूर है डायरेक्ट में। लेकिन अभी भी हम देखें तो जो रेगुलर प्लान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ज्यादा है। दूसरी बात, काफी सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं स्मिता जहाँ पे ये देखा गया है कि आपकी जो एसआईपी है उसकी एवरेज एज कितने समय तक आपने एसआईपी चलाई, तो उसमें ये बहुत क्लियरली सामने आया कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट खुद से इन्वेस्ट करते हैं, उसकी ड्यूरेशन बहुत कम रहती है, उसमें काफी बार बदलाव होता है, रोकते हैं। लेकिन जो रेगुलर प्लान के थ्रू जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या एडवाइजर्स के थ्रू होता है, उसमें देखा है कि होल्डिंग पीरियड कहीं ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है जो हम बात कर रहे थे कि सहूलियत है आपके पास, आपकी कॉस्ट कम हो सकती है। लेकिन बहुत सारे, जैसा मैंने कहा, जब से आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म करते हैं, उसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको मैनेज करने के लिए आपको मदद की जरूरत है, और इसलिए शायद आपको थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ती है।
और मुझे भी यही सबसे अच्छा लगता है इन दोनों के बीच में। अगर डिफरेंस में आप मुझसे पूछेंगे तो रेगुलर प्लान में जो डिसिप्लिन है ना इस इन्वेस्टमेंट की पूरी जर्नी में, वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो मुझे पसंद आता है, क्योंकि डिसिप्लिन ही इस मार्केट में आपसे पैसे बनवाता है। बहरहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ कॉलर्स के सवाल हम करेंगे शो में शामिल। ब्रेक के बाद उनके सवालों को लेंगे और जानेंगे एक्सपर्ट से उनका जवाब। रुकेंगे एक ब्रेक के। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज शो में हम कुछ कॉलर्स को भी कर रहे हैं शामिल जो अपना सवाल हमें मेल के जरिए भेजते हैं। तो पहले कॉलर हमारे साथ के आचार्य इस वक्त जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका सवाल हमारे पास आया है। 80,000 की SIP आप कर रहे हैं और फिलहाल आपने ये कहा है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है। आपने कोई कॉर्पस सोच रखा है? कितना कॉर्पस आपको चाहिए अपने इस इन्वेस्टमेंट से? नहीं मैडम, अभी तो वैसा नहीं है, मैं कुछ सोचा नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए है। 10 to 15 ईयर्स मैंने सोचा है। कॉर्पस ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वांटेड ए क्लैरिफिकेशन कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे IPO इक्विटी एंड डेट फंड है, इडेलवेसिस का बैलेंस्ड फंड है एंड फ्लेक्सी कैप ऑफ पारक पारिक, तो वो तीनों फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इज दैट करेक्ट? सही है क्या? एंड फॉर शॉर्ट टर्म मैं IPO शॉर्ट टर्म फंड में हूँ। शॉर्ट टर्म एज इन अगर इमीडिएट कभी कुछ जरूरत पड़ता है या फिर विद इन 3 to 5 ईयर्स के बीच में, तो जो मेरा पोर्टफोलियो है, इज दैट करेक्ट? वो मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके पराशर जी, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई इन्होंने पोर्टफोलियो बना के रखा है अपना, और अगर आप देखेंगे तो इस पोर्टफोलियो में लगभग इनको फॉरेन एक्सपोजर भी, इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इसमें ले रखा है। क्या राय देना चाहेंगे आप इनको? 10 से 15 साल में कितना कॉर्पस हासिल कर लेंगे ये? देखिए, पहले तो आचार्य जी ने कोई कॉर्पस नहीं सोचा हुआ, तो मैं उनको बता देता हूँ कि किस तरीके का कॉर्पस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 80,000 रुपए अगर 12% का CAGR लेके चलते हैं आचार्य जी, तो ये करीब करीब 3 करोड़ 80 लाख बन जाता है 15 वर्ष में। वहीं जैसे हम हर शो में बोलते हैं कि अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं 10% का, तो ये 15 वर्ष में करीब करीब 6 करोड़ 61 लाख रुपए बन जाता है। तो इस तरीके का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक कि आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है, लेकिन थोड़े से बदलाव मैं समझना चाहूंगा। अगर जो ICICI शॉर्ट टर्म फंड है, अगर इमरजेंसी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म फंड की आवश्यकता नहीं है। बट आपने जैसा बताया कि इमरजेंसी के लिए 3 साल के लिए, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। DSP LSS फंड में आपने निवेश किया हुआ है, तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तब तो आप LSS में कंटिन्यू करें, अदरवाइज इसमें करने का कोई खास लाभ नहीं होगा, क्योंकि अंडर सेक्शन 80C का ओल्ड टैक्स रिजीम में लाभ होता है, न्यू रिजीम में शायद ना हो। बाकी जो फंड्स आपका जो हाइब्रिड फंड्स पोर्टफोलियो है, आपके पास 2 फंड्स है, ICICI इक्विटी एंड डेट और एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड। तो यहाँ पे इनमें थोड़ा सा ओवरलैप है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस ओवरलैप से आप हट सकते हैं। और क्योंकि आपका टाइम होराइजन लंबा है, तो BAF की शायद इतनी आवश्यकता भी नहीं है, तो इसकी जगह आप कोटक मल्टी कैप फंड लें, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही तरीके के मार्केट कैप्स रहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन रहता है। तो इस तरीके के फंड में आपको अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एडलवाइस का मिड कैप है, जो इंडेक्स फंड है, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, इसकी जगह आप एडलवाइस का ही एक्टिव मिड कैप फंड लें, तो वहां पे फंड मैनेजर का अच्छा रोल रहता है और आप बेहतरीन रिटर्न भी वहां पे देख सकते हैं और रिस्क भी थोड़ा सा कम रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 बदलाव अगर आप करेंगे तो पोर्टफोलियो काफी बेटर रहेगा और रिस्क भी थोड़ा उसके हिसाब से कम हो जाएगा। बिल्कुल, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी जो आपको पराशर जी ने बताई। अब हेमंत जी, आपके लिए महेश पवार जी का सवाल है जो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। तो इनकी उम्र 38 साल है। मौजूदा निवेश इन्होंने फिलहाल 35,000 की SIP कर रखी है। EPF और PF में भी 15,000 का मंथली निवेश है। 15 साल में 2 करोड़ का इनका कॉर्पस का टारगेट है। चाहते हैं कि आप जो इनके फंड्स हैं उसको रिव्यू करें और बताएं कि क्या ये 15 साल में 2 करोड़ हासिल कर पाएंगे। एक बार इनके फंड्स प्लीज स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। SBI का कॉन्ट्रा मल्टी कैप, कोटक का मल्टी कैप इनके पास है, हेलियोस का कैपिटल फ्लेक्सी कैप इनके पास है, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप है और काफी अच्छा फंड का मिक्स इन्होंने कर रखा है। क्या सलाह रहेगी सर इन्हें? जिस्मिता, सबसे पहले देखते हैं कि इनका टारगेट पूरा होगा कि नहीं। जैसा आपने कहा कि 38 ईयर ओल्ड है, 15 साल का समय, 35,000 की SIP और 15,000 जो है वो NPS, EPF और PPF में डाल रहे हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि इनके पास जो समय है और जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इक्विटी में करीब 12% का रिटर्न मान के चल रहा हूँ, तो अगर ये अपना प्रोसेस बिना किसी रुकावट के 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली अपना जो टारगेट है 2 करोड़ का वो पूरा कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी
खबर इनके लिए ये है कि वो अपना जो टारगेट लेके चले हैं वो टारगेट उनका पूरा होगा। लेकिन जैसे हमने पहले शो में भी कहा, 38 ईयर ओल्ड है, काफ़ी समय है इनके पास। कोशिश इनकी ये होनी चाहिए कि हर साल जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़े अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा फायदा इनको देगा इन टर्म्स ऑफ लार्जर कॉर्पस। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक डिसिप्लिन जो चाहिए ना सेविंग इन्वेस्टमेंट में, वो बना रहेगा। तो ये डेफिनेटली मेरी सलाह है कि उसके ऊपर देखें। इनका जो पोर्टफोलियो है 7 फंड है, एक ही कैटेगरी के 2 फंड हैं। जैसे फ्लेक्सी कैप में मैं देख सकता हूँ, तो यूजुअली हम कहते हैं कि एक ही फंड रखिए, अब ठीक है, बट आई थिंक दोनों फंड में आप देखें तो बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं है, तो चाहे तो वो रख ले। अच्छी बात यह है जो इन्होंने फंड कैटेगरी चुनी है, एक कॉन्ट्रा फंड है, मल्टी कैप फंड, 2 फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और एक गोल्ड एंड सिल्वर फंड। तो आई थिंक जिस तरह का एलोकेशन होना चाहिए, जिस तरह की कैटेगरीज होनी चाहिए, वेल डाइवर्सिफाइड फंड, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग अच्छे फंड्स हैं। तो पहली बात तो ये कि इनको पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव नहीं करना है, इसी फंड्स के अंदर वो कंटिन्यू करते रहें। बट एक ही चीज है, जैसे मैंने कहा, कोशिश करें कि अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएं, तो उनका जो कॉर्पस है वो कहीं ज्यादा बड़ा बन सकता है। चलिए, तो आप अपनी एसआईपी में स्टेप अप करते रहिए। अब देवव्रत पात्रा का सवाल है। पराशर जी, आपके लिए सवाल है। मौजूदा निवेश जो है वो 85,000 का ये कर रहे हैं। 7 साल में 2 करोड़ का इनका निवेश टारगेट है। पोर्टफोलियो में इनके 4 ही फंड्स हैं और फिलहाल आपसे चाहते हैं कि इनके फंड्स की तो रिव्यू आप करें और ये भी बताएं कि क्या टारगेट मीट कर पाएंगे ये। देखिए, जो अगर इन्होंने 2 टाइम पीरियड टाइम होराइजन दिए हैं, एक 7 वर्ष का और एक 10 वर्ष का, तो 7 वर्ष में तो ये 85,000 से 1,56,00,000 तक पहुंचते हैं। तो 2 करोड़ का लक्ष्य थोड़ा सा डिफिकल्ट है और उनको कम से कम 20-22% का स्टेप अप करना पड़ेगा हर वर्ष, तब जाके पहुंच पाएंगे। या फिर जो 10 वर्ष का जो टाइम होराइजन उन्होंने बताया, उसमें केवल 5,000 रुपए की एसआईपी और ऐड करनी है, यानी कि 90,000 की एसआईपी, 12% का सीएजीआर, 10 वर्ष में इनको 2 करोड़ का लक्ष्य आराम से अचीव होता है। तो मेरे हिसाब से तो टाइम होराइजन बढ़ाएं या फिर अपनी एसआईपी को और बढ़ाएं, तब जाके ये गोल अचीव होगा। जहां तक कि इनका पोर्टफोलियो का सवाल है, इन्होंने बिल्कुल खुद बताया कि एक एग्रेसिव निवेशक है, उसी तरीके के इन्होंने फंड्स भी ले रखे हैं। तो लेकिन एक ही एएमसी के 2 फंड्स हैं, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड भी है और निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड भी है, जहां पे ओवरलैप नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप की जगह ये कोटक का मल्टी कैप में स्विच कर लें, तो एक डिफरेंट एएमसी का थोड़ा ओवरलैप भी काफी कम हो जाएगा और बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो ये एक बदलाव ये अवश्य करें। और जैसे जैसे अगर इनको पैसा बढ़ाना भी है, तो कोशिश करें एक फ्लेक्सी कैप फंड अवश्य ले लें, जिससे कि थोड़ा एक, चाहे एग्रेसिव निवेशक भी हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी होता है कि थोड़ा सा लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को ये कंसिडर कर सकते हैं, जिससे कि एक इनको बेटर मार्केट कैप के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। तो यही एक बदलाव इनको अवश्य करना है। बाकी पोर्टफोलियो इनका काफी अच्छा है, ये अपने रिस्क प्रोफाइल को समझते हैं, उसी तरीके के फंड्स इन्होंने ले रखे हैं, तो वो उस पर निवेशित रहे और जैसा मैंने गोल बताया, अपनी एसआईपी को बढ़ाएं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हेमंत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।